हेलो, आप सबको मेरा नमस्कार। और आज फरवरी मास की पहली तारीख है, 1 फरवरी, और आज का दिन भारत के लिए बजट का दिन है। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज चौथी बार देश का बजट प्रस्तुत किया है। और इस बजट में जो कि पेपरलेस था, पिछली बार भी पेपरलेस था और इस बार भी पेपरलेस था, 2022-23 का जो बजट है वो कई मायनों में बहुत सुखद रहा है। और अगर हम ये निष्कर्ष निकालें कि इस बजट में क्या है, तो साथियों ये बजट एक बहुत ही पॉजिटिव बजट और ट्रेंड सेटर होगा, जिसमें दो मुख्य बिंदु पे ध्यान केंद्रित किया गया है। नंबर 1, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, एंड नंबर 2, डिजिटाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड वेरियस अदर थिंग्स। साथियों, बजट का मतलब आय व्यय का लेखा जोखा है। कितना पैसा आएगा, कितना खर्च होगा, कहाँ का खर्च होगा, ये बजट कहता है। बजट जो है वो मूलतः अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और ये अंग्रेजी भाषा में फ्रेंच लैंग्वेज से आया था। इसका इंग्लिश वर्ड या फ्रेंच वर्ड बनता है बॉजेट। बॉजेट मीन्स अ बैग ऑफ लेदर, चमड़े का बैग। और वो इसलिए कहते थे क्योंकि जितने भी वो कागजात होते थे बजट के, वो आपके चमड़े के बैग में रखकर जो सेक्रेटरी फाइनेंस थे या मंत्री फाइनेंस, वो पार्लियामेंट में लेके आते थे और वहां बजट पास होता था। ये तो रहा इतिहास छोटा सा। और आज अगर 2022-23 के आप बजट के बारे में बताएं, तो मैं समझता हूं कि काफी सारी चीजें, एक तो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए 48,000 करोड़ रुपया सरकार ने रखा है। कहने का मतलब जो हमारे गरीब या जिनके पास रहने को घर नहीं है, उनके लिए अफोर्डेबल हाउसिंग चाहिए, और इसके लिए 48,000 करोड़ रुपीज जो रखा है। और तीसरा, जो निर्मला सीतारमण जी ने जो अनाउंसमेंट की है, जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो मतलब पिछली बार की तुलना में जो एक्सपेंडिचर है वो 35.4%, 35.4% जो हमारा बजट है वो बढ़ाया गया है। और ये इस वजह से बढ़ाया गया है ताकि जो है हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक आधारभूत संरचना जो ढांचा है, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित किया जा सके, जिसमें किस किस्म से हमारे को अपना जो ढांचा है इन टर्म्स ऑफ रेलवेज, रोड, एयरपोर्ट्स, सिविल एविएशन या आपका शिपिंग, इन सब चीजों को जो है वो बनाया गया है ताकि इस पे ज्यादा खर्चा हो सके। एंड दिस इज 35.4%। ये खर्चा अपने आप में एक बहुत ज्यादा है। ये इंगित करता है कि आने वाले समय में, जैसा कि निर्मला सीतारमण जी ने कहा है, कि ये बजट अगले 25 वर्षों तक जो है वो देश की दिशा, वो दशा निर्धारित कर सकता है, ऐसा हमारे वित्त मंत्री ने कहा है। इसके अलावा रेलवे में, जो कि हमारा सबसे बड़ा सेक्टर है, पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड को इसमें लाया गया है, जिससे कि रेलवे में काफी इजाफा होगा। और रेलवे में उसको सुधारने के लिए भी पीएम गति शक्ति योजना के अंतर्गत चीजों को बढ़ावा मिलेगा। और वंदे मातरम योजना के तहत 400 के आसपास नई आधुनिक हाई स्पीड ट्रेन्स पूरे भारत में चलाई जाएंगी, जिससे कि आपका पैसेंजर्स और फ्रेट को मोबिलाइज करने में बहुत आसानी होगी। और शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप कहें तो एक डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात कही है। और इसका मतलब ये है कि जो डिजिटाइज हमारा सिस्टम आ रहा है, इसमें हम डिजिटल मोड से जो है वो शिक्षा का प्रचार प्रसार करें और छात्र ले सकें। और करेंसी के क्षेत्र में आज जो ये बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी की बात हो रही है, इट हैज बीन हेवीली टैक्स्ड। और जो कोई भी डिजिटल एसेट्स रखेगा, कहने का मतलब जैसे ये बिटकॉइन्स वगैरह हैं, ही विल हैव टू पे टैक्स टू द ट्यून ऑफ 30%। अगर वो 1 लाख कमा रहा है बिटकॉइन्स या क्रिप्टो करेंसी से, तो उसको तकरीबन जो है वो 30% टैक्स देना पड़ेगा। कहने का मतलब गवर्नमेंट wants to regulate
this cryptocurrency regime and even regulate it properly in the wider interest of the country. और एक और जो अनाउंसमेंट की है, एक डिजिटल इकोनॉमी या डिजिटल मोड ऑफ एक्सचेंज रूपी, डिजिटल रूपी, इसके लिए आरबीआई एक नई किस्म की करेंसी लाएगा जो डिजिटाइज्ड होगी। मेरा ख्याल आने वाले भारत में जो है वो डिजिटाइज करेंसी की तरफ वी आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन। सो दिस इज अ वेरी गुड पर्टिकुलर पॉइंट। और इन चीजों के अलावा और मेंटल हेल्थ पे जो टेली मेडिसिन का भी गवर्नमेंट ने प्रावधान किया है आने वाले समय में, और टेली मेडिसिन के जरिए मेंटल हेल्थ में अगर किसी ने कोई कंसल्टेशन करनी है, विचार विमर्श करना है, तो विद द मीडियम ऑफ टेलीफोन और मोबाइल्स सरकार उसको मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में सुविधा प्रदान करेगी। एक और जो इस बार खास ख्याल रखा गया है वो क्लाइमेट चेंज का, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी और हाइड्रोजन एनर्जी पे गवर्नमेंट ने खास फोकस किया है। और आने वाले समय में जैसा नितिन गडकरी जी ने कहा कि 2030 तक जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ जाएंगी, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को चार्जिंग पॉइंट देने के लिए ईवीज को, यहाँ पे भी एक गवर्नमेंट जो है ना बहुत बड़ा रखा है, मुद्दा रखा है। और जहां तक निर्मला सीतारमण जी ने जो प्रोजेक्शन किया है हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ का, वो तकरीबन 9.2% के हिसाब से जो हमारा कमिंग ईयर है हम लोग अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ प्राप्त करेंगे। एंड दिस इकोनॉमिक ग्रोथ इज वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड एज पर द कैलकुलेशन एंड एज पर द सर्वे। साथियों, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी इसमें बहुत ध्यान दिया गया है। आपका रेलवे है, शिपिंग है, रोड्स हैं, ट्रांसपोर्ट है, लेकिन टैक्स पे कोई राहत ज्यादा मिलती हुई एम्प्लॉयज के लिए नहीं दिख रही है। लेकिन पेंशनर्स को जो कंट्रीब्यूशन है वो 10% से गवर्नमेंट ने अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा के 14% किया है। तो ये हमारी सुखद जो है वो एक मैं समझता हूं कि घटना रही है। और पूरे का पूरा बजट एक नया भारत, आत्मनिर्भर भारत, डिजिटाइज इकोनॉमी, डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और निर्मला सीतारमण जी ने 60 लाख जॉब्स क्रिएट करने का भी बजट में प्रावधान रखा है। मैं समझता हूं कि इस बार का बजट अपने आप में एक बहुत सुखद बजट है, इनोवेटिव है, बैलेंस्ड है, सपोर्टिव है और पॉजिटिव है, और भारत को एक आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ले जाने के लिए ये कारगर सिद्ध होगा, ऐसा मेरा मानना है। आज की बात आपके साथ यही समाप्त होती है। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।